फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे अच्छा समय निकाल रहे होंगे और निकालना भी चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड की कक्षा में इस सत्र में हो। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको पढ़ाई में खर्च करना है। समय को देखते हुए आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भाषा और बोली के विषय में जाना था। भाषा और बोली में क्या अंतर है वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अब हिंदी भाषा एवं व्याकरण। देखो, हिंदी भाषा से व्याकरण का क्या संबंध है, तो आज हम व्याकरण विषय के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। देखो विद्यार्थियों, व्याकरण शब्द का अर्थ है भली प्रकार से समझना। भली प्रकार से समझना। ये आप देख रहे हो, यानी कि उसको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि जब तक व्याकरण का पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा तब तक हम एक शुद्ध परिष्कृत भाषा को न तो हम बोल सकते हैं न ही उसको लिख सकते हैं। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। समझे? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध हम लिखते हैं और शुद्ध बोलते हैं। ये ज्ञान हमें व्याकरण से अर्जित होता है। देखिए, ये हम जान चुके हैं कि किसी भाषा को जानने के लिए, पढ़ने के लिए या उसको शुद्ध तरीके से लिखने के लिए, शुद्ध तरीके से बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। किसी भाषा को यदि हम शुद्ध रूप से जानेंगे, उसके विषय में ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, तो उसके व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण की जानकारी के लिए विभिन्न ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, पद्यांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की जानकारी होना आवश्यक है। समझे? इसलिए व्याकरण के 4 अंग माने हैं। व्याकरण के कितने अंग माने हैं? 4 वर्ण। पहला है वर्ण विचार, जो आप देख रहे हो, ध्वनि वर्ण आप, क्योंकि बिना वर्णों के हम उस भाषा को नहीं जान सकते। समझे? जैसे आप हिंदी में वर्ण विचार पढ़ेंगे, उसमें वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, उनके भेद, है ना, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की अनेक तरीके जो बताए जाते हैं वो वर्ण विचार के संबंधित आते हैं। दूसरा भाषा का अंग है शब्द विचार। शब्द जो आप देख रहे हो, शब्द विचार, इस व्यवस्था में हम शब्द के मूल भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन करते हैं। शब्द के अंदर होंगे शब्द के जो मूल भेद हैं, शब्द के जो रूप हैं, शब्द की जो रचना है, उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तीसरा है पद विचार। पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, पद या पद्यांश आप पढ़ रहे हो, पद विचार, इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि का अध्ययन करते हैं। संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, स्यास्य, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद, ये संपूर्ण अध्ययन हम पद विचार के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है वाक्य विचार। वाक्य या वाक्यांश, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के भेद और वाक्य के रूपांतरण की जानकारी हम अर्जित करते हैं, जिससे एक
व्याकरण की जानकारी हमें इनसे मिलती है। अब देखो विद्यार्थियों, व्याकरण से आशय क्या है? क्वेश्चन आ जाए, व्याकरण से आप क्या समझते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से क्या अभिप्राय है, बताइए। तो यहाँ देखो, व्याकरण से क्या आशय? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने एवं बोलने में से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। समझे? किसी भी भाषा को, क्योंकि मौखिक जो भाषा बोली जाती है उसके लिखित के लिए हमें व्याकरण के नियमों सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। तो व्याकरण क्या करती है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने एवं बोलने से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। समझ गए? व्याकरण से आप क्या समझते हैं, व्याकरण से क्या से, वो परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो नेक्स्ट है लिपि से आशय। देखो लिपि किसे कहते हैं, लिपि से क्या आशय है, वो हम जानेंगे। देखिए, लिपि का सामान्य अर्थ होता है लिखना या लिखा हुआ। किसी भी भाषा को, भाषा क्या होती है? श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य होती है, वो दिखाई देती है। लिखा हुआ क्या है उसको हम देख सकते हैं। तो भाषा को हम जो कोई भी भाषा है उसको हम सुन सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें लिपि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लिपि का अध्ययन करेंगे। लिपि का अर्थ क्या है? लिखना या लिखा हुआ। लिपि का कार्य भावों को रेखांकन द्वारा प्रस्तुत करना होता है। लिपि का मुख्य कार्य क्या है? अपने मन में जो भाव विचार उमड़ रहे हैं, जो भी मनोभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनका रेखांकन करना ही लिपि का कार्य होता है। तो लिपि का मुख्य कार्य क्या है? भावों को रेखांकन द्वारा प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है, देखिए, भाषा को अभिव्यक्त करने का या लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा देखिए, भाषा को अभिव्यक्त करने, कोई भी भाषा हो, किसी भी देश की भाषा हो, उसको अभिव्यक्त करने या लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है? अब देखो, हमारी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। समझे? कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अब देखो, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ज़्यादातर भाषाओं की लिपि है वो है देवनागरी ही लिपि। समझे? देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इसके नामकरण के विषय में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ज़्यादातर विद्वान इस मत से सहमत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध मानते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रसिद्ध होने से वहां के पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया। इसी आधार पर शब्द बन गया देवनागरी। समझे? क्या शब्द बना? देवनागरी भाषा। अब देखिए, ये जो देवनागरी जो भाषा है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। इसी प्रकार अंग्रेजी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो रोमन है। कौन सी है? रोमन। तथा पंजाबी की
गुरुमुखी व उर्दू की फारसी लिपि है। समझे? पंजाबी कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। अब देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो अब हम जानेंगे। पहला है, सबसे पहली इसकी विशेषता है कि यह देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। किधर से? यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, इसमें स्वर व व्यंजन वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध है। स्वर व व्यंजन वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवहारिक एवं गत्यात्मक है। इस लिपि में वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप ही है। जो वर्ण हैं जैसे उनका नाम है वैसा ही उच्चारण होता है। जैसे ए, कै, खे जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। समझे? जो भी ध्वनि चिन्ह है उनके संकेत भी अलग, उनके चिन्ह भी अलग है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में ए को छोड़कर से सभी स्वरों के लिए लघु एवं दीर्घ मात्राएं विद्यमान है। जो भी मैं आपको बताऊंगा, सभी वर्णों की मात्राएं, जो जितने भी हमारे स्वर हैं सभी स्वरों की मात्राएं हैं ए को छोड़कर से। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? शिरोरेखा जो हम ये खींचते हैं, ये इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो देवनागरी लिपि जो भी मैंने आपको बताया था, ए को छोड़ से सभी स्वरों के लिए लघु एवं दीर्घ मात्राएं विद्यमान हैं। अब देखो ये स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए। देखो ए को छोड़ दिया है, इसकी कोई लिपि चिन्ह नहीं है। आ का लिपि चिन्ह ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये आ का लिपि चिन्ह है, ये ई का लिपि चिन्ह है, ये बड़ी ई का लिपि चिन्ह है, ये ओ का, ये उ का, ये री का, ये ए, ये आई का लिपि चिन्ह है, ये ओ का लिपि चिन्ह है, ये औ का लिपि चिन्ह, ये अंग और है आधे है का उच्चारण होता है। विसर्ग बोलते हैं इसको। तो देखिए जैसे अंग शब्द का निर्माण कर रहे हैं हम, संपदा शिरोरेखा के ऊपर इसका प्रयोग किया जा रहा है। हंस, हंस, अंधे, सा। ठीक। अनुनासिक जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, जैसे हंसना, चांद, धुआं, इनके ऊपर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे विसर्ग जो ये रहा, इसका भी प्रयोग हो रहा है। दुख, अधोगति, मनस्थिति। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, जो देवनागरी लिपि का जो मानक रूप है, ये तो हम स्वर पढ़ लिए, उनके लिपि चिन्ह पढ़ लिए। व्यंजन है कै वर्ग में कै, खे, घे, घैण। च वर्ग में आते हैं पूरा च वर्ग, च, छ, झ, झैण। ट वर्ग में ट, ठ, ढ, ढैण। त वर्ग में त, थ, ध, ध, न। और प वर्ग में प, फ, भ, भ, म। इसी तरह ये व्यंजनों को बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन में ये र ल आते हैं, ये र ल व। ऊष्म में श, श, श है। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, गे, श्र, ध। जो विद्यालय वाले में ध मिलते हैं ये रहा। अब देखो ये संयुक्त व्यंजन है, दो वर्णों के मेल से बने हैं।
जैसे छ है, कै और से के योग से बना है। शब्दकोश में हम देखें तो गे है जे और ये, ध और ये के योग से बना है। त्रै तय हलंत और रे के पूर्ण योग से बना है। श्रे से और रे के योग से बना है। इस तरह से आप देवनागरी भाषा जो है उसको हम पढ़ चुके हैं। समझे विद्यार्थियों? ये आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये पूरा टॉपिक हो चुका है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। नोट्स मैंने पहले ही भेज दिए हैं, उनको नोटबुक में उतारें, कॉपी को साथ रखें, वीडियो को सुनें, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।